तो आज तक अड्डा में आपका स्वागत है। आज आपका स्वागत मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि गौरव सावंत हमारे साथ है और हम तीसरे साथी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। मुझे लगता है शिवरूर आएंगे या सईद अंसारी। मुझे लग रहा है सईद पहले आ जाएंगे। शिव की हम प्रतीक्षा करेंगे। ये इकलौता ऐसा स्टूडियो है, घर है जिसमें हमें पता नहीं है। देखिए आ गए सईद जी, आ गए। अच्छा 100 वर्ष की आयु है सईद जी। 100 वर्ष की आयु है और सईद जी कुछ खा के आए हैं। क्या खा के आए? खाना खाने का दिया, बुला लिया। ओ भग करो। ये डिनर टाइम है आपका 7:30। बाय द वे आज हम लाइव कर रहे हैं तो आप डिनर टाइम नहीं है अभी। एक राउंड और होगा। नहीं, डिनर तो होगा ना। डिनर तो 9:30 के लगभग उस वक्त होता है। लेकिन अंजना इतना लेट नहीं खाती हैं आप? मैं कोशिश करती हूँ ना खाऊं, लेकिन अगर लंच आजकल पता है 5 बजे हो रहा है। खैर वो अलग बात है। बट व्हाट किड्स पीपल वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन इज सईद अंसारी का वेट स्पेशल हमें करना था, बट सईद जी टाइम 69। मेरा सपना है। मेरा सपना है। मैं एक जमाने में सपना हर पुरुष का है अपना कि 69 इनका वेट हो। आई कांट से आई प्लान टू बी 69, बट 2-3 किलो तो हमेशा घटाने का मन करता है। लेकिन सईद जी 5-6 राउंड खाते हैं यार। हाँ तो नहीं, मैं नजर नहीं लगा रही हूँ। आप खाएं नहीं लगे, आपकी नजर कभी नहीं लगी। परसों से देख रहे हैं आप, कभी लगी। और हम लोग इतने अच्छे मित्र हैं, खाते ही हैं लगता मुझे। यही तो है दोस्ती का, यही तक मतलब ये है असल दोस्ती हम दोनों की। हाँ जी, तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे? लिंचिंग आज हो कितना रहा है? आज बहुत सारी खबरें। लिंचिंग का ही अगर हम देखें तो हमारे देश में जो दोहरे मापदंड है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं लिंचिंग होती है तो हम सुर्खियां बना देते हैं और उसको उस पर बहुत चर्चा होती है। कहीं लिंचिंग होती है तो मतलब कोई उस पर चर्चा ही नहीं करता। और क्यों नहीं करता है मुझे भी नहीं पता। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सन्नाटा छाया हुआ है, सबके मुंह पे जैसे दही जमी हुई है। सब एकदम चुपचाप है, सन्नाटा है। पंजाब में हुई लिंचिंग वाली बात। हाँ। अच्छा, जो दूसरी लिंचिंग की अब खबर सामने आ रही है, वो जो कपूरथला की लिंचिंग है, वो तो और दुर्भाग्यपूर्ण। मतलब हर लिंचिंग दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें तो संभवतः जो कुछ जानकारी पुलिस के हवाले से आ रही है कि वो एक विशेष मानसिकता का संभवतः व्यक्ति है या था। खाना चाहता था, रोटी मांग रहा था, रोटी लेना चाह रहा था और लंगर के पास था और ये हुआ। और क्योंकि चुनाव हो रहे हैं कोई बोलेगा नहीं, यह दिखाता है कि हमारा समाज कहां पहुंचता जा रहा है। और उस पर राजनीति हो रही है कि लिंचिंग के बारे में सुनाई राहुल गांधी कह रहे हैं 2014 के बाद है, उससे पहले सुनाई नहीं था। मतलब ये इस तरह के मुद्दे पर इस तरह की राजनीति आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगती? बहुत ज्यादा लगती है। मुझे लगता है मैं आज इसीलिए हल्ला बोल भी इस पर किया था क्योंकि मैं बहुत पैशनेटली इसके बारे में सोच रही थी। वो वीडियो कोई भी देखेगा जिस तरह से उस व्यक्ति को पीट कर मार डाला है, तो चीख रहा है बेचारा, बांध के मारा, पुलिस की कस्टडी में संभवतः था वो। इमेजिन। और इस पर बोलने पर मतलब एक तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी भी तैयार नहीं है। सबको सोच समझ के बोलना पड़ रहा है कि धार्मिक भावनाओं को हम किसी तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये हम आज तक के मन से बार बार कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को इस तरह से पीट कर मारने के लिए नहीं कह सकता है। कोई भी धर्म दुनिया का नहीं सिखा सकता है पीट कर किसी इस तरह से मारने के लिए। बट वो वीडियो हिला देने वाला है बॉस। और सही जी, वो वीडियो एकदम हिला दे, झकझोर देता है जिस तरह से वो व्यक्ति है। आपको ग्राहम स्टेन्स याद है? हाँ, जिस तरह से उनको जलाया, उनके बच्चों को, 2 बच्चों, मासूम छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने कहा कि माफ कर दीजिए। अरेस्ट हो गया था जिसने जलाया था, दारा सिंह और उसके साथी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें सजा मत दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। हम हैरान रह गए थे कि उस औरत का वो दिल क्या था। कैसे पत्थर, कलेजे पे पत्थर रखकर उसने कहा होगा, कैसे अपने 2 छोटे छोटे मासूम। हम लोग दहल गए थे नहीं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ किसी का कोई दिल नहीं दहल रहा है। यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। और जैसा आपने अंजना बिल्कुल सही कहा, किसी धर्म का अपमान तो नहीं कर सकते। और सिखों में तो उनके प्रति मतलब इतना आदर है, इतना सम्मान है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी वजह से अगर कुछ गलत हो रहा है, उसकी अगर भर्त्सना ना हो, दोषों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, पुलिस कार्रवाई ना करे, प्रशासन अभी। कपूरथला पुलिस ने फौरन पलट दिया मामला।
उसको चोरी का मामला वो बताने लगे और फिर जिस तरह से पूरा मामला बढ़ा, इट्स बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि अगर हम चुनावों के इर्द गिर्द लिंचिंग में भी धर्म ढूंढेंगे, वोट देखेंगे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है किसी देश नहीं, और के लिए? एक लिंचिंग पर इतना हम लोग बात करेंगे और एक लिंचिंग पर बिल्कुल नहीं बात करेंगे हमारे समाज में, तो ये तो एक समस्या है हमारे समाज में, और इस समस्या से हमें जूझने की आवश्यकता है। इससे हम सबको दो चार होना पड़ेगा, अपने अंदर भी हमें उत्तर तलाशने की आवश्यकता है। क्यों, मतलब ये क्या देश है यार? कैसे हम मार मार कर किसी को कैसे मार सकते हैं? सिर्फ हो ये गणतंत्र विश्व ऐसे भर कैसे में हो रहा सकता है, हो विश्व भर में रहा है, अलग अलग जगहों पर होता है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग संभवतः, एक तो हमको और पढ़ने की आवश्यकता है, हमको और अध्यात्म की ओर जाने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की हमें और शिक्षा की आवश्यकता है, और हमें ये दोहरे मापदंड बंद करने की आवश्यकता है। या जब तक दोहरे मापदंड चलेंगे। बीजेपी से मौजूदा दौर की लिंचिंग पर अगर सवाल पूछिए तो आपको 84 गिनाएंगे, उनसे 84 पर सवाल पूछिए तो वो मौजूदा दौर पर लाएंगे। कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी देता ही नहीं। आप सवाल उनसे पूछिए किसी चीज पर, उनका रटा रटाया है, देखिए ये धर्म है, लिंचिंग हो रही है, नौकरियों की लिंचिंग हो रहा है, उसका मतलब जैसे उस पर बोलने से जब आप डरते हैं, तर्क और दलील नहीं होता है, तो आप उस पर ऐसे लिखते हैं, वो उस पर थीसिस समझाते हैं, और इसी में फिर अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा एक देश, एक कानून, सब एक होना चाहिए, हम सब एक होने चाहिए, है ना, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज स्थिति ये हो गई है, महाराष्ट्र में अगर कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश के लोग, वो लोग जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं या समाजवादी सपोर्टर्स हैं या बीएसपी सपोर्टर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, तो बोलते हैं महाराष्ट्र में हुआ हमें क्या। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ हमें क्या। नहीं, इसी तरह आपने सही कहा। साउथ इंडिया में कुछ होता है तो हम लोग नॉर्थ इंडियंस उतना हम पर वो असर नहीं डालते हैं, अरे साउथ इंडिया में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ हमारे। क्या हम लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग होती है तो वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, लेकिन बनता है, उतना बड़ा आज इस नहीं पर बनता। बहुत मेरी बहस हुई है संबित पात्रा से, क्योंकि पालघर लिंचिंग पर मैंने 3-4 शोज किए हैं। वो अक्यूज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आईबी एजेंट अंकित कुमार मारा गया था तो आप लोगों उसकी आवाज कोई नहीं उठाता है। हमने कहा कि हमने 3 शोज तो मैंने किए हैं, मैं उसके घर तक गई थी। अंकुर जो उसका भाई है उससे मैं अभी भी टच में हूँ, मुझे नहीं पता बीजेपी के नेता उनसे टच में या नहीं है, लेकिन अंकुर से मेरी कुछ महीने पहले अभी भी हाल में एक बार बात हुई थी जब उनको कुछ चाहिए था ऐसा, तो टच में मैं हूं। तो इसलिए मैंने कहा हमें मत सिखाइए आप, मीडिया कवरेज करता है गौरव। व्हाट आई थिंक इज अखलाक बनाम उस तरह से नहीं, लेकिन मैं सही में जानना चाहता हूं क्या आत्ममंथन की आवश्यकता है? नहीं, हम लोगों ने एकदम क्लैरिटी से, आज तक में तो बहुत क्लैरिटी है, हम लोग बराबरी से हर खबर को कवर करते हैं, हमारे लिए वैल्यू नहीं करता। लेकिन होता क्या, मैं बता रही हूं आपको, जैसे राहुल गांधी या जो विपक्ष है वो लिंचिंग के इश्यूज को ज्यादा अग्रेसिवली उठाता है ना, जो सरकार है वो उस इशू के विरोध में तो नहीं जाएगी ना हल्ला करने के लिए। क्या ऐसा होता है, आप लोगों को लगता है कि लिंचिंग एक धर्म विशेष, पर्टिकुलर कोई रिलीजन है, उसको देख के की जाती है? नहीं, ये मॉब मेंटालिटी है। पंजाब में नहीं होता ना, मॉब मेंटालिटी है, वरना ये पालघर में नहीं होता ना, वरना ये केरल में 2 कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है या कहीं और हुआ है, ये नहीं होता। बट हाँ, ये जरूर है कि सबको थोड़ा हर किसी को इसके बारे में जरा सोचने की जरूरत है। आई थिंक ऑल एज अ सोसाइटी वी नीड टू स्टेप बैक। एक समाज के तौर पर हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है। कानून, अगर इस तरह के नेता और चुनाव है तो कानून भी नहीं ढंग से उस समय काम करता दिख रहा है ना। मतलब जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू हैव बीन डन। गौरव, हम ऐसा हो रहा है, संविधान से हमारा देश चलता है ना, चल रहा है ना। क्या हमारा कानून इतना लचर, कमजोर कहीं ना कहीं है? पंजाब के बारे में सोच के बताइए। पंजाब से अलग हटके हर लिंचिंग की अगर बात करें तो क्या इतना कमजोर है? इस देश में क्राइम का मतलब, अब मुझसे पूछेगा तो मैं यही जानती हूं कि क्राइम इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज वेरी पुअर इन दिस कंट्री। इन्वेस्टिगेशन वहां से ले जाके कन्विक्शन में हमारी पुलिस इतनी ढीली पड़ जाती है, आपके पास साइंटिफिक तरीके नहीं है एविडेंस गैदर करने के, आप केस प्रूव नहीं कर पाते कोर्ट में और मामला फिर उलझ के रह जाता है। आप देखिएगा इन लिंचिंग के केसेस में भी क्या होगा। हम लिंचिंग में क्या होता है, सच की बात आती नहीं, अफवाहों का बाजार गर्म होता है, तरह तरह की बातें आती है, ये रख दिया था, वो डाल दिया था। एक सवाल पूछना, सर शो का टाइम हो रहा है मेरे। दोनों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब देके जाइए। याद आ रहा है कभी भी आप लोगों के
बरसों बरस के पत्रकारिता करियर में कभी की भीड़ में ने किसी को मारा हो और उसे सजा हुई हो? भीड़ को कहाँ सजा मिलती है? दंगा की नहीं होती है। मैं तो दंगा वही कहती हूँ भीड़ कि की अगर बात कर। आपने चलो रेड लाइट दंगा- जंप कर दिया, 500 का चालान या 800 का, अब पता नहीं कितना हो गया है, जितना भी होगा, क्योंकि मैं कभी रेड लाइट जंप नहीं करती हूँ तो मुझे पता नहीं है। बट आप अगर रेड लाइट भी जंप करेंगे रेड लाइट भी जंप करेंगे तो आपको वहीं पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन दंगा कीजिए, आजादी से घूमिए देश में, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गौरव ने पता है क्या कहा? जंप भी कर ले तो कौन पुलिस वाला ले लेगा चालान? बोला अभी बोला मुझे। पर पता है बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने अंजना को कभी कानून मैंने तोड़ते- चैट में बोला है कि मैंने बताया था कि मैं एक दिन फोन पे बात कर रही थी क्योंकि ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, जूम ऑन था, और वो तब तक वो कहां से आया मुझे नहीं पता, मैं स्लो थी और मैं मीटिंग में कुछ बोल रही थी, सो एनिमेटेड व्हाटएवर कि आई डिडंट सी एंड ही केम एंड देन आई सेड कि देखिए ना ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, सेड तो उसने देखा, फिर बोला अच्छा आप है मैम, तो उससे फिर कुछ नहीं बोला। बट इससे भी इंटरेस्टिंग अच्छी बात ये थी कि हमारे मेकअप रूम में या कहीं पे एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि वो उसको रेड लाइट पे पकड़ा पुलिस वाले ने, फिर बोला, तो उसने बोला कि हम तो आज तक में काम करते हैं, तो उसने कहा जाइए वहाँ हमारी अंजना मैम काम करती है तो मैंने कहा ये सही रहा, क्या फिर बात। तो ये अच्छा मैं था। सारे दोस्तों को बोल दूंगा जब बेटा पकड़े जाओ तो बोलना अंजना मैम। अब मैं चलती हूँ अपने शो के लिए, और बहुत Have a सारी चीजें हुई है wonderful देश show. में, हाँ वो सब पर अब आप गौरव जी और सईद जी को सुनिएगा। थैंक्स। वैसे आज बहुत एक्टिविटी हो भी रही है अंजना, वी विल मिस यू ऑन दिस कॉन्वर्सेशन एंड दिस चैट, लेकिन शो महत्वपूर्ण है एंड द शो मस्ट गो ऑन। हेल्थ शो भी हमारा एक है जो हमें करना है। ये मेरा छोटा सा बैग है जिसमें मेरा सारा सामान रहता है, जिसको मैं हर जगह ले जाती हूँ। बैग दिखाया कौन सा है? और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? ये बताइए कोरोना ओमिक्रॉन से कितना डर रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं अपना, या आपने भी सोच लिया है कि सर्दी जुकाम है, हल्का सा है, निकल जाएगा? हम सब मुझे लोग तो डर लग रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो मतलब ईश्वर की कृपा है, हम लोग सब स्वस्थ रहे हैं पिछले 2 वर्षों में और परिवार भी। अब उम्मीद यही कि ऐसे ही समय निकलता रहे, लेकिन हम सब ने एहतियात बहुत बरते हैं, बहुत एहतियात बरते हैं। सी हमारे ऑफिस ने तो कितना जबरदस्त प्रोटोकॉल हम दोनों को अलग अलग कर दिया था। हाँ, हमें- 2 हमें साल अलग अलग ऑफिस में भेज दिया था। 2 साल अभी अलग भी रहे। जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट है, जो हम लोगों से, हम इवनिंग शिफ्ट में आते हैं, मतलब आ तो जाते हैं 12-1 बजे। इवनिंग का मतलब अभी वो समझना 6-7 बजे आते हैं। काश। हाँ, तो 12-1 बजे हम लोग आ जाते हैं, रात 12 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो हम नहीं मिल पाते। जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो लोग आते हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे जो हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, उनसे गौरव और हम नहीं मिल सकते, उनसे मिलना मना है। हमारा वर्क स्टेशंस अलग हैं, जब तक वो लोग रहते हैं तब तक हम उनसे नहीं मिलते। फ्लोर्स हमारे अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग लोगों की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर गौरव और हम हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर के लोग हमसे नहीं मिल सकते, वो आ ही नहीं सकते, उनका एक्सेस कार्ड काम नहीं करता, हम थर्ड एंड फोर्थ पे नहीं जा सकते, राइट। और अगले 15 दिन में साफ हो जाएगा किस तरह की स्थिति होगी। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। एक कल जो हम लोग आप और मैं बात भी कर रहे थे सईद, कि सरकार ने वो आधार कार्ड को वॉलंटरीली वोटर कार्ड से लिंक करने का जो कानून है वो पास ही करा दिया, राज्यसभा में पास करा दिया। और क्या आप इसे विपक्ष की विफलता मानेंगे? नहीं, विपक्ष की विफलता तो नहीं, लेकिन हाँ सरकार की सफलता है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। विपक्ष क्योंकि मतलब लोकसभा में तो सरकार के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, और राज्यसभा में भी ऐसा अभी विपक्ष ऐसा नहीं है कि वो अगर ठान ले मान ले तो कुछ गिरा पाएगा किसी भी बिल को, ऐसा अभी तो नहीं तो। और इसीलिए संभवतः विपक्ष का जो रवैया हम देख रहे हैं, आज डेरेक ओब्रायन के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई, आज उन्हें निलंबित कर दिया गया। और पीयूष गोयल ने तो ये कहा कि जिस तरह से उन्होंने अध्यक्ष पर जो कार्य जो उन्होंने किया वो गलत था, निंदनीय है, वो ऐसा बीजेपी नेता पीयूष गोयल का कहना है। आचरण तो ठीक होना चाहिए ना। ये एक मर्यादा, हम लोग क्या मर्यादा को कहीं लांग रहे हैं गौरव, लांग रहे हैं। जो बार बार आप लिंचिंग वाले मामले में कह रहे थे ना कि
हमें संत बनना है, या हमें अध्यात्म की तरफ जाना है, या हमें शांत रहना सीखना है, मिड कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है विश्व को। बिल्कुल, हम सहमत हैं आपसे। पूरे विश्व को मिड कोर्स करेक्शन। और लगा ये था कि जब ये कोरोना की वेव आई थी, कोविड आई थी, कि अब लोग मिड कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, संयम और दिखेगा, लेकिन राजनीति संभवतः संयम के साथ संभव नहीं है। नहीं है, लेकिन आप और हम में तो संयम हो सकता है ना। आप वो भी और लाने हम की तो आवश्यकता है। संयमी हो सकते हैं ना। आप और हम तो अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं ना। आप और हम तो इतना सोच समझ सकते हैं ना कि किसी को पीटना है, नहीं पीटना है, या आपके और हमारे हाथ क्यों नहीं कांपते किसी की तरफ उठाते हुए। और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, सोचते हुए भी कि हम किसी को थप्पड़ मार देंगे, क्यों नहीं कांपते हैं, क्यों ऐसा होता है। एक और प्रश्न कई बार मैं इससे जूझता हूं, और अगली बार जब सब मिलकर बैठेंगे उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हम लोग को एक राष्ट्र नीति के निर्माण की आवश्यकता है। जैसे दलगत दलों में जितना भी आपसी किस तरह की राष्ट्र मतभेद हो, राष्ट्र नीति एक होनी चाहिए। जिस तरह से चीन के साथ जब हम डील कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जब हम डील कर रहे हैं, आतंक के मुद्दे पर जब डील कर रहे हैं, जो भी सरकार हो, ये होना चाहिए। पूरी संसद, पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप, सब एक मंच पर एक मत होने चाहिए। आतंक और राष्ट्र पर जब खुद खतरा है, इंक्रीजिंगली अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग, राष्ट्र नीति भी हमारी एक नहीं है। नहीं गौरव, इसमें थोड़ा सा फर्क है। हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का आम व्यक्ति जो है, आप और हम, या कोई भी किसी भी कोने में रहने वाला, वो तो एक ही नीति पे चल रहा है, वो तो राष्ट्र नीति पर ही चल रहा है। अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है, अगर टेररिज्म होता है, अगर देश पर कोई बात आती है, अगर चाइना से कुछ हमारा डिस्प्यूट होता है, तो देश का एक एक व्यक्ति जो है वो देश के साथ खड़ा होता है, सेना के साथ खड़ा होता है, वो एक होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो एक होता है। याद कीजिए प्री इंडिपेंडेंस, तब हमारे देश की करीब महिलाओं ने, अगर उनके पास डोनेट करने को कुछ नहीं था, तो अपने गहने उतार के दे दिए थे आज़ादी की लड़ाई में। ये देश प्रेम था, वो देश प्रेम आज भी है, उसका स्वरूप ज़रूर बदला है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौरव आपका। यहाँ सिर्फ जो गड़बड़ी करते हैं वो राजनेता करते हैं, नेता करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज दोस्तों करती हैं, वो क्रिटिसाइज करती, कोई इंसान नहीं करता गौरव। हमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। वही भावना उसमें साउथ इंडियन में मिलेगी, नॉर्थ इंडियन में मिलेगी, वेस्ट ईस्ट, हर जगह जहां आप चले जाइए वो एक ही भावना उसमें मिलेगी कि नहीं। और ये सच्चाई, बालाकोट को बॉम्ब किया, उस पर राजनीति, सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर राजनीति, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो हो रहा है उस पर राजनीति। प्रश्न अवश्य, लेकिन प्रश्न के साथ साथ वहां भी क्या हम लोग मर्यादा में हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल मर्यादा में नहीं है, बिल्कुल मर्यादा में नहीं है। ऐसे से प्रश्न उठा देते हैं कि शर्म आती है, ऐसे से प्रश्न उठा देते हैं कि दुनिया को आप पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, दुनिया आप पर हंसती है और आपको कोट किया जाता है। हमारे देश के नेताओं को कोट किया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया कोट करता है, जो हमारे विरोधी देश हैं वो लोग कोट करते हैं, वो बताते हैं कि भाई आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं, किस मुंह से आप हमसे कह रहे हैं, ये देखिए आपके अपने लोग कि बालाकोट एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब एक वायुसेना की दृष्टि से अगर आप देखिए, बिना जंग डिक्लेयर हुए आपने न केवल नियंत्रण रेखा पार की, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर दिया और फिर ठोक दिया पाकिस्तान को। ये क्या है गौरव कि कई बार बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि ठीक है, हम भारत, हमारा जो देश है वो प्यार, मोहब्बत, अपनत्व, शांति प्रिय है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। तो कई बार आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है और आपको ये बताना होता है कि हम अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम अगर हमला नहीं कर रहे हैं, अगर हम आपको मार नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हम कमज़ोर हैं। हम क्योंकि शांति चाहते हैं, हम क्योंकि संयम, जिस संयम की बात वो कर रहे थे वो है, भारतीयों में है, बहुत ज़्यादा है। हम संयमी लोग हैं, तो क्योंकि हम संयमी और संयम को कमजोरी मान लेते लोग। संयम को आप कमजोरी बिल्कुल ना माने। तो हमें लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ये तो एक सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं किए हमने, ये दुनिया को एक संदेश दिया है। और हम तो एक और एग्जांपल देते हैं गौरव, आप तो क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप बताएं।
हम एग्जाम्पल देते हैं सद्दाम हुसैन का, इराक का, कितनी कंट्रीज थी? मोर देन 27, 27 से ज़्यादा देश, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज़्यादा देश मिलकर इतने से इराक पर हमला कर देते हैं। वो सही हो गलत हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अड़ा रहा, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा कि झुकूंगा तो नहीं, सब पूरे तेल के कुएं सब में आग लगा दूंगा, दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। नहीं किया, ऐसा कर नहीं सकता था। कुछ आपने देखे होंगे, कुछ विजुअल्स आए थे, तस्वीरें आई थी जहाँ कुछ ऑयल फील्ड्स ऐसी थी जहाँ आग लगा दी गई, लेकिन लड़ा वो। तो कोई भी, किसी को भी हम कमज़ोर ना समझें। और खैर हम तो कमज़ोर हैं नहीं भाई, विश्व की 5 बड़ी सेनाओं में हमारी सेना है शक्तिशाली, तो फिर हम कमज़ोर कहाँ से हुए? हम तो चाइना को पीछे धकेल देते हैं ना हमारे देश में आकर। ये इनफैक्ट हमारे देश के सामने इस समय, और यही मेरा प्रयास यही रहता है कि हर भारतवासी को पता चले कि हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय है वो एक विस्तारवादी चीन है। विस्तारवादी चीन जो अपने किसी कदम से उसने ये नहीं दिखाया कि वो भारत से मित्रता चाहता है। चीन असल में हमको दबा देना चाहता है। और ये जो S-400 हमारी मिसाइल डिफेंस शील्ड या मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस समय तैनात हो रहा है नियंत्रण रेखा के लिए भी और वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए भी, ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए की डील है रूस के साथ। और अच्छा, ये क्या है, मान लीजिए हम पर कोई भी मिसाइल अटैक करती है किसी भी कंट्री की, तो ये उसको हवा में ही मार गिराएगी। प्रयास यही रहेगा कि ये दुश्मन के देश में ही, अच्छा, आपके देश तक खतरा आने ही नहीं देगी। प्रयास ये है। और इसमें भी कई तरह की मिसाइलें हैं। ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो S-400 ये S-400 सिस्टम है। इससे पहला एक S-300 सिस्टम था। S-400 सिस्टम के लिए ये आप देखें ना, ये जब सिस्टम आप तैनात कर देंगे, कंप्यूटर गाइडेड है, कंप्यूटर गाइडेड है। ये तो रूस का वो भी देख रहे हैं, क्या कहते हैं उनका झंडा। ये जो रेडार है ना, ये रेडार टोह लेता रहता है कि खतरा किस ओर से आपकी ओर आ रहा है। जैसे इसने खतरे को भांपा, इसने मिसाइल को आदेश दिया, मिसाइल इस तरह से निकली, फायर हुई और अलग अलग दूरियों पर 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर या शॉर्ट रेंज, निर्भर करता है आपने कौन सी मिसाइलें इस सिस्टम के साथ खरीदी हैं। तो और वो गोपनीय बात रखी जाती है। हम लोगों को मालूम है सरकार कौन सी मिसाइल्स ले रही है, कितनी दूरी तक मार करने वाली, क्योंकि आप हर मिसाइल तो नहीं ही लेंगे पूरे रेंज की। आप देखते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा खतरा क्या है, उस हिसाब से आप ये मिसाइलें खरीदते हैं और ये सिस्टम खरीदते हैं। तो ऐसे 3 सिस्टम, एक जगह के लिए 2 सिस्टम दूसरी जगह के लिए फिलहाल खरीदे जा रहे हैं। संभवतः इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आने वाले वर्षों में या साथ मिलकर बनाएंगे या खरीदेंगे, ये भी हम देखेंगे। प्रयास यही है सईद कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएं। इससे, हालांकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना के पास भी है, चाइना के पास भी S-400 है और हमसे पहले है। तो जब 2 शक्तिशाली देश आपस में एक दूसरे के सामने होंगे तो युद्ध नहीं होगा। एक बहुत शक्तिशाली और बहुत कमजोर होगा तो युद्ध जरूर होगा। 62 में यही हुआ था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, मिलिट्री प्लानिंग इफेक्टिव नहीं थी और इसीलिए चीन कुछ जगह पर हम पर हावी हुआ। 67 में हमने चीन को एक जवाब दिया, 86 में हमने चीन को एक और जवाब दिया, डोकलाम में हमने चीन को एक जवाब दिया, गलवान में हमने चीन को जवाब दिया। और इस समय पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अपनी तैनाती बहुत बढ़ा रहा है। चीन वो डिस्पैरिटी है, एसिमेट्री है। चीन के पास हमसे ज्यादा तोपें, ज्यादा हथियार, ज्यादा टैंक, ज्यादा लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में हमसे ज्यादा है और 80 के दशक से। तो वो पिछले कुछ वर्षों में तो जो दशकों की भरपाई नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। लेकिन जो एसिमेट्री है उसके बावजूद हम अपनी एडवांटेज हर जगह तलाश रहे हैं और वो एडवांटेज हमने दिखा भी दी है। विस्तारवादी नीति क्यों है चीन की, क्यों? उसका डीएनए है। जैसे पाकिस्तान का डीएनए आतंकवाद है, दुनिया पर राज करना चीन का डीएनए है। ये उन्होंने उनके माइंडसेट में ये है कि वो मिडिल किंगडम है, वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे और वो ये मानते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो एशिया में एक टाइगर होगा, वो चाइना होगा। नेहरू जी के समय से ये बताने का प्रयास किया गया कि 2 पड़ोसी देश है, दुनिया हम दोनों के लिए बहुत जरूरी बड़ी है, हम दोनों एक साथ विस्तार कर सकते हैं। चीन ऐसा नहीं मानता।
हम लोगों को अभी भी लगता है कि चीन ये समझेगा, लेकिन जो मिलिट्री एनालिसिस है वो ये है कि, या डिप्लोमेटिक एनालिसिस है वो ये है कि चीन नहीं समझेगा। चीन कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे काउंटर दबा सकते हैं तो वो पीछे हटेगा, अगर आप नहीं दबा सकते तो जैसा वो पाकिस्तान को नौकरों की तरह एक तरह स्लेव्स को जैसे लोग ट्रीट करते हैं, पुराने जमाने में जैसे लोग ट्रीट करते थे, गुलाम तो चीन पाकिस्तान को वैसे ही गुलाम की तरह ट्रीट करता है। कभी भी उनकी औरतें उठा के ले जाता है शादी करने के लिए बड़ी संख्या में, उनके लोगों को मारपीट देता है, उनके देश का एक हिस्सा उसने ले लिया, पहले ग्वादर ले लिया, अब कराची ले रहा है, गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका ले रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर पे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। तो पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है, और ये पाकिस्तान भी अब जानता है कि पाकिस्तान में अब उर्दू भाषा नहीं, कुछ वर्षों में चीनी भाषा सिखाई जाएगी और पाकिस्तानी बच्चे अब चीनी पिताओं की ज्यादा संतान होंगे, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। और ये अब पाकिस्तान ने भी मान लिया है एक तरह से, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, हर तरह से वो चीन उनको दबा रहा है। हम लोग क्योंकि खड़े होकर उस विस्तारवादी देश का सामना कर रहे हैं, चीन को ये बहुत बुरा लगा, डोकलाम में बहुत बुरा लगा उसको, और अब गलवान में बहुत बुरा लगा उसको। वो हमें दबाने का प्रयास करेगा। जब हमारे पास ऐसे हथियार प्रणाली होगी, जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जब हमारे लोग चाइनीज सामान उतना नहीं खरीदेंगे, हमारी सरकार उतना चाइनीज ऑल्टरनेट सप्लाई चेन करेगी, तो हम भी अपने पैरों पर और मजबूती से खड़े होंगे। क्वाड उसका एक हिस्सा है। दुनिया के बाकी प्रजातंत्र हमारी ओर देख रहे हैं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के कुछ देश हो। भारत अगर मजबूती से खड़ा रहा तो दुनिया मजबूती से खड़ी रहेगी। अगर भारत झुक गया तो चीन का विस्तारवाद बेइंतहा बढ़ेगा। और दोस्तों, हम लोग मजबूती से खड़े हैं, भारत मजबूती से खड़ा है। भारत ने कोई समझौता नहीं किया। जब जब चीन हमारी सीमा में आया, आपको पता है, खबरें हमने खूब दिखाई हैं कि भले ही हमारे जवान जो थे वो कम संख्या में थे, लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला किया। कुछ पिक्चर्स आई थी आपसी झड़प की, वो भी आपने देखी थी। डरा कोई नहीं। मुंह तोड़ चीन को जवाब हमने दिया है, हमेशा देते रहेंगे। गौरव, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। लेट आया आज हम, माफ़ी उसके लिए। और दोस्तों, कोरोना ओमिक्रॉन से सावधान रहिए और अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आज तक।